हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। जी हाँ, और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ ग्रेविटी। ये है हमारा वीडियो नंबर 2 ऑन ग्रेविटेशन। और आज किसमें हम देखने वाले हैं कि अर्थ द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाने वाला जो एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होता है। क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर 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 हवा में जाते हैं, क्या वो जी बढ़ता है या घटता है या उतना ही रहता है। जैसे हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के अंदर 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 डेप्थ में जाते हैं, तो क्या वो जी बढ़ता जाता है, घटता जाता है या उतना ही होता है। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे और इक्वेटर पे सेम है या अलग है। क्या अर्थ के रोटेशन का उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई असर होता है या नहीं होता है, और डिफरेंट प्लैनेट्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और कैसे वो हमारा वेट और कितने हाइट पे हम उड़ सकते हैं ये डिटरमाइन कर सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब हमें इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। ऐसा हमें इस वीडियो को पढ़ना है, देखना है, सोचना है, समझना है, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको उसमें आसानी हो। So without wasting much of your time, let's start with the today's topic of gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये वैसे देखा जाए तो ये ह्यूज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे चांद हो गया, तारा हो गया, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे इंसानों के बीच में भी होता है, लेकिन हमारे मास से बहुत कम है बेटा, तो उतना एक स्पेसिफिक एक कंसिडरेबल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर सेलेस्टिकल बॉडीज रहे तो हम कंसिडरेबल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो बॉडीज के बीच में एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो दिखाई देता है, या फिर वो ऐसा एक कंसिडरेबल फोर्स हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर कोई एक अर्थ होगा, जैसे अर्थ और मैन के बीच में, जैसे मैं धरती पे खड़ा हूं, तो क्यों खड़ा हूं? क्योंकि धरती मुझे अपनी सेंटर की ओर खींच रही है। फिर जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे सरफेस है ना भाई, वो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो अगर इन दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, अगर इन दोनों में से कोई एक बॉडी अगर धरती है, अर्थ है, तो फिर वही ग्रेविटेशनल फोर्स को एक हम टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं, और उसे हम कहते हैं बेटा ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is between any two objects on the in the universe, but if one of them object is earth, then we will call it as gravity. क्या कहेंगे हम उसको? that force of gravitational attraction is called as gravity. क्लियर है? ग्रेविटी टर्म ये क्लियर हो गई। बाद में आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या बेटा? इसके 2-3 टर्म्स हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, एक सिंपल टर्म हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करते हैं, रिलीज क्या कर देंगे बेटा? यहां से रिलीज्ड, सो दैट ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ सम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। कांस्टेंट हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन विथ सम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं अपन टुवर्ड्स द अर्थ, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम ऐसा भी कह सकते हैं द एक्सेलरेशन विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो एक्सेलरेशन जिससे धरती, पृथ्वी कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, वो एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहेंगे उसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन विथ विच द धरती अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अब जैसे मान लो धरती, इसको ये मास m है, इसको अट्रैक्ट करिए बेटा विद एक्सेलरेशन g, कितना? छोटा g। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं? कितना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे? m इंटू जी, m इंटू जी। तो g क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स बिटवीन धरती एंड ऑब्जेक्ट। F क्या है बेटा? फोर्स बिटवीन धरती एंड ऑब्जेक्ट टू डेट ऑफ द मास ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, है ना। यहाँ पे धरती और मास के बीच का जो फोर्स है वो क्या है बेटा? F है। और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है बेटा? M।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन धरती एंड ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चलो इसको थोड़ा और समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई धरती होगी और इसके ऊपर ये आप हो, कोई भी एक इंसान है जिसका मास हम ले लेंगे यहाँ पे m0, धरती का मास हम यहाँ पे ले लेंगे m, और धरती का रेडियस हम यहाँ पे ले लेंगे बेटा r। अब देखो जो धरती का मास होता है, मास ऑफ अर्थ, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है मास ऑफ अर्थ, ये आप नोट करके रखे, ख्याल में रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ अर्थ है हमारा कितना है बेटा 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी आप नोट करके रखिए, रेडियस ऑफ अर्थ ये है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर मीटर में आपको चाहिए तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये पॉइंट दिख रहा है ना, 6.4 × 10⁻6 मीटर। क्लियर है बेटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब जैसे मुझे बताइए कि ये जो इंसान है जिसका मास m0 है, ये इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है बेटा, धरती अट्रैक्ट करिए। कहाँ अट्रैक्ट करिए, अपने और इंसान भी धरती को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। लेकिन वो छोड़ दो कि इंसान भी धरती को अट्रैक्ट कर रहा है, ये धरती इंसान को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। तो कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगा? द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द धरती ऑफ मास m एंड मास m0 इज Gm अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज नथिंग बट r²। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंसान या फिर मास एंड द धरती। अब मैंने क्या कहा, व्हाट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the object and the earth to that of the mass of object. So what would be acceleration? Acceleration is nothing but force upon mass, है ना। ये फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, इंसान पे लग रहा है। ये फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको Fg नाम दे देते फिलहाल का अपन। ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है बेटा, ये फोर्स लग रहा है बेटा इंसान पे। तो इंसान के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है हमको वो देखना है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑन द इंसान? फोर्स ऑन द इंसान अपॉन मास ऑफ द इंसान। मास ऑफ द इंसान कितना है बेटा, m0। तो व्हाट इज फोर्स ऑन द इंसान? Gm0 अपॉन r²। होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ इंसान। इंसान का मास कैंसिल। यहाँ से एक चीज़ हमें ये पता चलती है कि ऑब्जेक्ट चाहे इंसान रहे, पेन रहे, पेंसिल रहे, रबड़ रहे, ट्यूबलाइट रहे, फैन रहे, कूलर रहे, टीवी रहे, फ्रीज रहे, कुछ भी रहे, मास कुछ भी रहे, एक्सेलरेशन तो सब पे सेम ही लगना है। धरती किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगी, सबको उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेंगी, अपने पास अपने तरफ खींचेंगी। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, व्हाट इज दैट ए? तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएंगे हमारा कितना, Gm अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, r²। अब G क्या है बेटा, एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। व्हाट इज m? मास ऑफ धरती। तो मास ऑफ धरती कितना है बेटा, 6 × 10⁻ कितना, 24, होल अपॉन रेडियस ऑफ धरती बेटा 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। तो अगर आप ये सब कैलकुलेट करोगे, सो द वैल्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन इज A इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही A कौन क्या है बेटा, यही A कौन है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन विथ विच एवरी बॉडी is attracted towards the earth, attracted towards the earth। the acceleration उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 9.8। ये दब तो नहीं गया, नहीं। so everybody is attracted towards the earth with the same acceleration and the value of that acceleration is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो हमको यहां से क्या मिल गया बेटा, द वैल्यू ऑफ G। क्या रिलेशन है बेटा, देखो G क्या हो जाएगा आपका, ये G मतलब ये A। सो द वैल्यू ऑफ G इज कितना बेटा, Gm अपॉन r²। अब ऐसा ही नहीं, अब हमने इस एक्सेलरेशन को G क्यों नाम दे दिया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर आपको किसी भी प्लैनेट की वजह से, किसी भी प्लैनेट का, कोई भी प्लैनेट उसके आजू बाजू वाले ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आपको वो निकालना होगा तभी भी यही फॉर्मूला है। बस यहाँ पे हमने G स्पेसिफिकली इसको नाम क्यों दे दिया, क्योंकि धरती से रिलेटेड है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू
gravity, acceleration due to gravity because of any planet depends upon, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, देखो डिपेंड्स अपॉन ए mass of the planet and b radius of the planet, mass of the planet और b बेटा radius of the planet। तीसरा है density of the planet, density of the planet but does not depends upon the shape, size of planet and the mass of the object and the mass of the, मतलब कोई भी प्लेनेट के ऊपर का, देखो हर प्लेनेट का अपना अपना अलग मास है, हर प्लेनेट का अपना अलग अलग रेडियस है, तो हर प्लेनेट जो एक्सेलरेशन से उसके आजू बाजू वाले ऑब्जेक्ट्स को खींच रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हर प्लेनेट का अलग रहेगा। अब यहाँ पे मेरे से गलती हो गई क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर प्लेनेट अपने आजू बाजू, देखो जैसे ये प्लेनेट है, कोई ए प्लेनेट है, ये ए प्लेनेट है और मान लो ये कोई बी प्लेनेट है, ठीक है, इसका मास क्या होगा बेटा ma, इसका रेडियस क्या होगा बेटा ra। तो इसका ये प्लैनेट अपने इस ऑब्जेक्ट को, ये वाले ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन से खींचेगा, दैट एक्सेलरेशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट g मास ऑफ प्लैनेट a अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट a का स्क्वायर, है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट a। वैसे व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट b बेटा, g इंटू मास ऑफ प्लैनेट b अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का स्क्वायर। तो देखो हर प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन है, हर प्लैनेट जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट्स को खींचता है वो कैसा है बेटा, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर प्लैनेट का मास अलग है, हर प्लैनेट का रेडियस अलग है। लेकिन हम इस केस में इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू प्लैनेट। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है धरती पे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी स्पेसिफिक टर्म दी गई है सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ धरती को। अगर आप जुपिटर का एक्सेलरेशन निकाले तो उसको एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी अपन कॉमन यूज में बोल देंगे। लेकिन अगर आप डेप्थ में समझो उसे, तो जो जिस एक्सेलरेशन से मान लो जुपिटर अपने ऑब्जेक्ट को खींच रहा है उसको अपन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह देंगे, लेकिन नहीं कहते हैं। ये स्पेसिफिक टर्म जो दिया है बेटा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सिर्फ अर्थ को दिया है। अर्थ जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को खींच रही है उसको दिया है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन हम कॉमन प्रैक्टिस में ऐसा बोलते जाएंगे, ठीक है, समझने के लिए। तो ये सीन रहेगा बेटा। तो क्योंकि हर प्लैनेट का मास अलग है, रेडियस अलग है, तो जिस एक्सेलरेशन से वो प्लैनेट अपने ऑब्जेक्ट्स को खींच रहा है वो एक्सेलरेशन भी कैसे रहेगा बेटा, वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी भी कैसे रहेगा बेटा, अलग अलग रहेगा। क्लियर है? तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन से मास को खींच रहा है, बस प्लैनेट खींच रहा है ना, तो प्लैनेट का मास और प्लैनेट के रेडियस और प्लैनेट के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे सर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो चलिए बता देता हूँ, शायद से स्पेस नहीं बची है ना यहाँ पे, हाँ, तो कुछ मिटा देंगे थोड़ा सा। देखिए अब जैसे मान लो धरती के लिए अपन कंसिडर कर लेते हैं। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जी इज gm अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे r स्क्वायर। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, मास क्या होता है बेटा अर्थ का मास, इट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू क्या लिख देंगे बेटा, वॉल्यूम। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या कि g बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज रो। What is volume of earth? Volume of earth is 4/3 pi r cube. Volume of earth is 4/3 pi r cube. तो r स्क्वेयर से r क्यूब कैंसल, तो क्या मिलेगा बेटा g हमको मिलेगा यहाँ पे 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये एक r बचा है, ये रो बचा है और ये g बचा है, तो पाई r रो g। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या फिर कोई भी प्लेनेट अपन बोल सकते हैं जिसका रेडियस आपको पता है और आपको रो पता है ना। सो दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ।
in terms of density, in terms of density of planet, in terms of density of planet. अब देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जी, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस, तो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस, ये दो रिलेशन हैं. पहला रिलेशन है बेटा कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. कब? इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. लेकिन कब? अगर कंपैरिजन में आप डेंसिटी कांस्टेंट ले रहे हो, दो प्लैनेट का अगर आप एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकाल रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा? रेडियस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? रेडियस. अगर कब? डेंसिटी कैसा है बेटा? आपका कांस्टेंट है. मतलब दोनों प्लैनेट का अगर डेंसिटी कैसा है? आपका कांस्टेंट है ना. ये जैसे मान लो आपको यहाँ पे दो प्लैनेट्स दे दिए, ये प्लैनेट ए और ये दे दिया बेटा ये प्लैनेट बी. इसका डेंसिटी भी रो, इसका डेंसिटी भी रो. बस इसका रेडियस है बेटा 4r और इसका रेडियस मान लेते हैं अपन 2r. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी? तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए अपॉन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी इज यही फॉर्मूला 4/3 पाई. तो दोनों का 4/3 पाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लगे. तो 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रो ऑफ प्लैनेट ए इंटू जी, अपन वापस से नीचे लिख देंगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रो ऑफ प्लैनेट बी इंटू जी. तो जी से जी, 4/3 पाई से ये सब कैंसिल हो जाएगा बेटा. दोनों का डेंसिटी भी सेम है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. तो लिखेंगे यहाँ पे ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए अपॉन ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज नथिंग बट RA/RB. RA कितना है बेटा? 4r. RB कितना है बेटा आपका? 2r. सो R से R कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 2, है ना. तो लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए इज 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी. ऐसा लिख सकते हैं अपन. ठीक है. सेकेंड, ये पहला रिलेशन बिटवीन जी एंड आर. दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. कब बेटा? इफ मास ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट. मतलब जब आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या सेम है बेटा? प्लैनेट, दोनों प्लैनेट के मास सेम है, या फिर वही प्लैनेट जिसको आप कंपेयर करो उसका क्या ले लिया आपने? सेम मास. तो अगर मास सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा आर स्क्वायर. मतलब क्या? कि जैसे अपने दो प्लैनेट्स यहाँ पे ले लिए वापस से, ये ए और ये बेटा बी प्लैनेट. ठीक है. इसका मास m है बेटा, इसका भी मास m है. इसका रेडियस है बेटा r और इसका रेडियस मान लेते हैं अपन 2r. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी? इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू RB अपॉन RA का होल स्क्वायर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना. तो GA का RA नीचे, GB का RB ऊपर और उसका भी स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए अपॉन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज व्हाट इज RB बेटा? 2r. व्हाट इज RA? इट इज r और उसका क्या बेटा यहाँ पे? स्क्वायर. तो GA/GB इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे अपन? 4. तो इस तरह से चीज़ें बदलती है. नहीं तो आप बोलोगे सर आप कभी ऐसा ले लेते हो कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. अरे बेटा कब लूँगा? जब कंपैरिजन अपन कर रहे हैं और उसमें डेंसिटी कांस्टेंट है तब लूँगा. आप कभी कभी ले लेते हो सर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अरे बेटा कब लूँगा? जब मास दोनों प्लैनेट का जो कंपेयर कर रहे हैं वो सेम है तब. सोचने की कोशिश है ना, सोचने की कोशिश तो करो, तब तो समझेगा. ऐसा सीन होता है. तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज, कैसा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता प्लैनेट का. और मास जो ऑब्जेक्ट आप रखे उसके वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसे इसका जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो वही है, चाहे m0 रहे, ट्वाइस m0 रहे, घर रहे, तूफान रहे, स्पेस रहे, उसको सेम एक्सेलरेशन से खींचेगा. धरती विल ट्रीट एवरीबडी सेम. क्लियर है बेटा? नेचर सबको सरीका ही ट्रीट करता है. सो दिस इज द केस. ठीक है. अब हमको देखना है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, अर्थ प्लैनेट अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अपन ये फॉर्मूला से दे दे. तो अर्थ का अगर निकाला होगा तो अर्थ का मास लिखा, अर्थ का रेडियस लिखा, तो जी की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी? तो जी की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई थी बेटा कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है ना, तो यूनिट क्या रहेगा बेटा? हाँ मैंने यूनिट नहीं बताया आपको, लेकिन आपको तो समझ में आ जाएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन है ना एक प्रकार का, तो यूनिट क्या रहेगा बेटा आपका इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन L1 m0 t-2 है ना. इसमें कोई समझने वाली ज़्यादा बात है ही नहीं डिस्कस करने वाली. क्लियर है?
अगर आपको अर्थ की डेंसिटी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो अर्थ का जी लिख दो, 4/3 पता है, पाई पता है, रेडियस भी मैंने आपको बताया था 6.4 इंटू 10⁻6 और ये 6.67 इंटू 10⁻11। तो यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हो। मुझे एक्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन शायद से 5400 kg/मीटर की वैसा फिर से भी आंसर आता होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेट करना रहा तो इस फॉर्मूले से। क्लियर है? तो ये भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट का, ये भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट का। ये मास के फॉर्म में, ये डेंसिटी के फॉर्म में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ वेरी करता है, जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे डेप्थ बढ़ती है, जैसे लोकेशन बढ़ता है, वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, चलिए तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity of earth varies due to altitude, और बोल सकते हैं अपन हाइट। जैसे जैसे अपन धरती से ऊपर ऊपर जाएंगे जी चेंज होते जाएगा। इट वेरीज ड्यू टू डेप्थ, और वन गोज बिलो द सरफेस। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स, पोजीशन कि कहाँ पे है हम, पोल पे है, कहाँ पे है। एंड ऑल्सो इट वेरीज ड्यू टू रोटेशन। तो अल्टीट्यूड की वजह से वेरी करता है, डेप्थ की वजह से वेरी करता है, लैटिट्यूड पोजीशन मतलब आप इक्वेटर पे हो, पोल पे हो, या फिर कोई एंगल पे हो, वहाँ पे वेरी करता है। और क्योंकि अर्थ गोल गोल घूम रही है उसके वजह से भी, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। तो अपने को भी एक एक पढ़ना है कि कैसे कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू अल्टीट्यूड या फिर हाइट। चलो तो पहला है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी लिख देता हूं सीधा सीधा, ड्यू टू अल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। ठीक है, ध्यान दो। मान लो यह है हमारी प्यारी सी धरती, ठीक है, धरती माता। ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ धरती, धरती का मास m, रेडियस r, ये धरती का सेंटर हो गया। यहां से यहां तक का ये जो अंतर है ये कितना है बेटा r, रेडियस ऑफ अर्थ। अब मान लो कि हम धरती से, अब यहाँ पे तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही है सरफेस पे कितना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ACCELERA, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of the earth. So what is acceleration to gravity on the surface of the earth is G is equals to, क्या लिखेंगे बेटा, थोड़ा G टाइप लगना चाहिए क्योंकि G और 9 में अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। G is equals to GM upon R स्क्वायर। ठीक है, मान लो अगर मैं यहां से कुछ हाइट ऊपर चला जाऊं यहाँ पे, तो अभी जो मेरा डिस्टेंस सेंटर से है बेटा इस पॉइंट का, वो कितना है, वो है r। और वो r क्या है बेटा, ये r पूरा r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल h, कैपिटल R प्लस स्मॉल h इज नथिंग बट स्मॉल r। एक्सेलरेशन टू द सरफेस ऑफ द दिस एंड दैट एट डिस्टेंस r is equals to r plus h from the surface, from the center of earth, from the center of earth, उसको ऊपर लिखेंगे बेटा इज GH is equals to GM upon, अब r क्या है आपका, छोटा r स्क्वायर, तो GM upon r स्क्वायर लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं अपन GM upon, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, GM upon r plus h का होल स्क्वायर। क्लियर है?
तो अभी डिवाइड कर लेते, क्या आंसर मिलेगा देखो, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू व्हाट इज जी एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसल, क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच जी एच इज, इसको उधर भेज दो तो ये जाएगा बेटा जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, एट हाइट एच। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब कंसिडर करना है बेटा, when the height is comparable with द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के रेडियस के साथ हाइट कंपेरेबल है, मतलब हाइट हाफ द रेडियस है, जैसे 1/4 द रेडियस है ना, एक कंपेरेबल वैल्यू है ना। अगर कंपेरेबल वैल्यू नहीं है, मतलब अगर हाइट 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, तो कहाँ 6400 किलोमीटर द रेडियस ऑफ द अर्थ और कहाँ 100 किलोमीटर धरती से ऊपर, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो फिर ये फॉर्मूला अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते, इसके आगे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू लिखेंगे जी वैसे के वैसा, क्लियर है। आर स्क्वायर भी लिख देते बेटा वैसे के वैसा, नीचे के ब्रैकेट से r प्लस एच से हमको कॉमन निकालना है बेटा r, तो अगर मैं r को कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एच बाई आर, और इसका हमको क्या कर लेना पड़ेगा बेटा, इसको हमको कर लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको देखो यहाँ से जी आर स्क्वायर अपॉन, ये आर स्क्वायर जैसे के वैसा लिख देंगे बेटा यहाँ पे, आर स्क्वायर जैसे के वैसा, और यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा कैंसल, क्या लिख देंगे यहाँ पे जी वैसे के वैसा 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा बेटा, लॉज ऑफ इंडसेस 1 प्लस एच बाय आर का -2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज़ टू पावर -2, तो 1 अपॉन ये एक्स का स्क्वायर इज एक्स रेज़ टू पावर -2। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे देखो जी एच, अगेन जी एच इज इक्वल टू जी वैसे के वैसा। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ बाइनोमियल, अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता तो टेंशन ना लो, बस आप सीधा सीधा ध्यान में रख सकते हो। तो ये जगह 1 माइनस 2 इंटू एच बाय आर प्लस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब एच तो बहुत छोटा है बेटा, मैंने क्या कहा यहाँ पे एच इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे अपन। सो दिस इज नथिंग बट एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का ही है, लेकिन कब, when the height is not comparable। तो ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि जब आपका h बहुत 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 छोटा है, किससे बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो दो फॉर्मूले बेटा हाइट के भी, एक जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। बस ध्यान में रखना कि h क्या है, h इज द पॉइंट, h इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर यू टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान में आता है कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट घटेगा। सो एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन due to gravity goes on decreasing, goes on decreasing as one moves above the surface ऑफ अर्थ। जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन, हमारे ऊपर धरती द्वारा लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू थी वो कम होते जाएंगे। मतलब अगर सरफेस पे यहाँ पे
9.8 है तो यहाँ पे लेस देन 9.8 कुछ तो भी रहेगा, डिपेंड करता है कि कितने हाइट पे आप जा रहे हैं। क्लियर है? चलो ऐसे ट्राई कर लेते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन यू आर एट h इज इक्वल्स टू r/2। तो कैसे निकालेंगे, देखो gh इज इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो gh इज इक्वल्स टू g लिखेंगे वैसे के वैसा, ये r वैसे के वैसा, है ना, या फिर h इज इक्वल्स टू r ही लिख देते कि हाइट इक्वल्स टू डेट ऑफ रेडियस। मतलब क्या सर, कि इतना ऊपर जाना है, यहाँ से इतना ऊपर जाना है कि वो जो हाइट हम ऊपर गए हैं दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से कितना बेटा ये r और एच भी कितना r, तो सेंटर से कितना हो गया वो 2r। तो सीधा सीधा लिख देता हूँ r प्लस एच भी कितना है आपका r, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कितना 2r, और उसका क्या कर देता हूँ बेटा स्क्वायर। तो r से r कैंसिल, क्या हो जाएगा बेटा g इंटू 1/4, मतलब सीधा सीधा लिख देता हूँ बेटा g/4। मतलब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट h, g मान लो, अगर मान लो g के वैल्यू अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं बेटा, छोड़ो 9.8 पकड़ लेते, तो 9.8 डिवाइड बाय 4 मतलब 2 पॉइंट कितना आएगा ये 2.98 का हाफ, 4.9 का हाफ 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हमको हमारा वेट भी कम महसूस होगा? यस सर बिल्कुल, क्योंकि व्हाट इज वेट, वेट W क्या होता है, वेट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब धरती पे अगर आप रहोगे तो आपका मान लो आपका मास 10 kg है, 10 kg, तो आपको कितना वेट महसूस होगा 10 इंटू 9.8, तो 98 न्यूटन्स, इतना वेट महसूस होगा। वही आप इतने हाइट पे चले गए कि h की वैल्यू कितनी बेटा इक्वल्स टू r, h इक्वल्स टू कहाँ चले गए बेटा आप r, मतलब धरती से कितना ऊपर गए आप, जितना अर्थ का रेडियस से उतना और ऊपर गए, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा 2.45। तो आपका वेट कितना हो जाएगा, m तो आपका 10 ही रहेगा, देखो आप कहीं पे भी जाओ मास तो आपका वही रहने वाला है 10 kg। चेंज क्या होगा बेटा वेट, वेट क्यों चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका वेट यहाँ पे 2 पॉइंट मास 10 इंटू 2.45, तो आपका वेट हो जाएगा बेटा 24.5, जो 98 था वो भी हो गया आपका 24.5। मास 10 ही है लेकिन क्योंकि जीन चेंज हो गया तो आपका वेट चेंज हो गया, है ना। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट से चेंज हुआ, कितने परसेंट से, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे मैं नोट्स में आपको लिखा देता हूँ, बोला एक सेकेंड ना। देखिए जैसे ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन एट हाइट h, gh इज इक्वल टू लिखेंगे g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर? ये कब, जब हाइट एक कंपेरेबल है, एक अच्छी खासी हाइट है आपके पास, ठीक है, एक अच्छे खासा हाइट पे आपको एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी निकालना है, नहीं तो फिर gh इज इक्वल टू g 1 माइनस ट्वाइस h बाय r। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला को अपन कैसे मोल्ड कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी है g और यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी है gh, तो कहाँ का एक्सेलरेशन ज़्यादा बेटा, सरफेस का ऑब्वियसली, g इज ग्रेटर देन gh, g इज ग्रेटर देन gh। तो अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटी, तो आप क्या बोलेंगे, चेंज इन ग्रेविटी डेल्टा जी। क्या बोलेंगे अब, g माइनस जी एच है, जी एच माइनस जी, तो ऑब्वियसली उससे g बड़ा है तो g माइनस जी एच। अगर मैं आपको बोला कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी मतलब क्या, चेंज इन ग्रेविटी अपॉन ओरिजिनल ग्रेविटी, चेंज इन ग्रेविटी अपॉन ओरिजिनल ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी। अगर मैं बोलूँ आपको परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी इंटू क्या लिख देंगे बेटा 100, मतलब भी क्या बेटा g माइनस जी एच अपॉन जी इंटू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 100। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या था इस फॉर्मूला से। तो देखो सॉल्व करो इसको, क्या मिलेगा आपको, देखो जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1g माइनस 2h g बाय r। अब पहले हमको चाहिए जी एच बाय जी, तो जी एच जी माइनस जी एच चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस जी एच बाय आर इज इक्वल टू जी माइनस जी एच, जी माइनस जी एच, ये जी, तो ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा डेल्टा जी, जी माइनस जी डेल्टा जी। हमको चाहिए डेल्टा जी बाई जी, तो चेंज इन ग्रेविटी क्या हो जाएगा, देखो चेंज इन ग्रेविटी ये हो जाएगा ट्वाइस जी एच बाई आर। लेकिन व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी, डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा बेटा ट्वाइस जी, सॉरी जी तो उधर चला गया, तो हो जाएगा बेटा ट्वाइस एच बाय आर, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी। अगर परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी पूछो तो बेटा परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी
डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो लिखेंगे परसेंट चेंज इन ग्रेविटी विल बी ट्वाइस एच बाय आर इंटू 100। तो ये हो जाएगा बेटा परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। वैसे अगर आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट अ हाइट 64 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब 64 किलोमीटर बहुत छोटा है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ से, तो लिखेंगे बेटा जी एच इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। तो जी एच इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2 इंटू एच। 2 इंटू एच मतलब क्या बेटा 2 इंटू 64। अब आप बोलोगे सर किलोमीटर को मीटर में तो करो, तो रहने दो किलोमीटर में, किलोमीटर बाई किलोमीटर कटने वाला है, तो बर कर लो मीटर में, तो इंटू 10 टू द पावर 3। और ये नीचे क्या आ गया बेटा 6400 किलोमीटर ना, तो इंटू 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा इसको। तो इससे तो कैंसिल नहीं होना था, ठीक है। तो ये 1000 और ये कितने सर बेटा 100,000। अब ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा जी एच इज इक्वल्स टू जी, है ना, 1 माइनस 2/100 मतलब 1/50। तो 1 बाय क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 50, मतलब ये जी इन ब्रैकेट 49/50। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, जी एच कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 49/50 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ पे 10 मान लेते, तो ये 1000, ये एफ से 9.8 होता है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 मान लेते हैं राउंड फिगर। तो ये 10 1 10 5 तो 49 डिवाइड बाय 5 कितना होगा बेटा, ये बचेगा हमारा 9.8। अब आप बोलोगे सर 9.8 ही तो आया। अरे भाई साहब तो सरफेस पे तो अपन ने 10 माना था इसलिए 9.8 आया, 9.8 मानते तो उससे थोड़ा कम आता है ना। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हमने ये सब किया। तो क्योंकि यहाँ पे 64 किलोमीटर काफ़ी छोटा था एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, इसके हमने ये वाला फार्मूला, यहाँ पे कंपेरेबल अगर रहा तो फिर ये वाला फार्मूला। क्लियर है। तो इस तरह से आप ड्यू टू अल्टीट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। चलिए भी पढ़ेंगे अपन वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू, यहाँ पे नेक्स्ट बी दे देते हैं इसको, बी ए का कर देंगे बी और एल्टीट्यूड का कर देंगे बेटा डेप्थ। क्या कर देंगे यहाँ पे अपन डेप्थ, इरेज कर देता हूं मैं, निकाल देते हैं। देखो अब डेप्थ से हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लो ये हमारी धरती होगी वापस से, दिस हैपेंस टू बी अवर अर्थ। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे तो हमको पता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना है बेटा जी, है ना, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से, मतलब 9.8 है यहाँ पे मान लेते हैं अपन, यहाँ से कुछ डेप्थ डी नीचे चले जाएंगे अपन, यहाँ पे डेप्थ डी चले जाएंगे नीचे। तो अभी जो हमारा अर्थ हो गया, मतलब जहाँ पे हमको निकालना है वो ये हो गया बेटा, इस पॉइंट पे अभी हमको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर है। अब मान लेते हैं कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो है रो, कितनी है रो। तो आपको याद है व्हाट इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, क्या फॉर्मूला है जी का 4/3 पाई आर रो जी। तो क्या मैं कहूँगा बेटा कि सरफेस पे अगर मुझे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकालना है सरफेस पे, तो यहाँ से सरफेस मतलब कितने डिस्टेंस पे बेटा, आर डिस्टेंस पे है। तो इज दिस द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 4/3 पाई आर रो जी। वही अगर मुझे निकाल आ रहा है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी, तो एट डेप्थ डी पे अगर मैं देखूँ तो मुझे जो रेडियस है वो आर नहीं कंसिडर करना पड़ेगा अभी, अब ये वाला रेडियस कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, ये वाला। तो ये रेडियस कितना है देखो, ये आर माइनस डी, तो ये रेडियस हो जाएगा बेटा मेरा आर माइनस डी, और ये आर है और ये डी है। तो ये जो सर्कल यहाँ पे मुझे जहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकलना है, ये सर्कल का रेडियस कितना हो गया आर माइनस डी। तो ये हो जाएगा वापस से कितना बेटा 4/3 पाई आर माइनस डी ऑफ रो जी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो जी डी बाई जी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जी डी बाई जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी अपॉन 4/3 पाई आर रो जी। तो पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, रो जी कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे आर माइनस डी बाई आर, मतलब भी 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। सो व्हाट विल बी जी डी बाई जी
इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। डी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। Now this is the formula for acceleration due to gravity at depth d. Depth d from the surface of the earth. अर्थ के सरफेस से डेप्थ डी नीचे जो acceleration due to gravity रहेगा वो रहेगा बेटा आपका जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय। वही अगर आपको निकालना है अभी फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी तो आप कैसे निकालोगे? देखो अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो चलो एक फॉर्मूला यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं अपन। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू आर बाय 2। मतलब कितना डेप्थ अंदर चला गया अपन 3200 किलोमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400, तो कितना अंदर जाना है उससे हाफ। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी? इट इज जी 1 माइनस डी बाय आर। तो जी वैसे के वैसा 1 माइनस व्हाट इज डी? डेप्थ कितना है बेटा यहाँ पे आर बाय 2, और ये नीचे का आर वैसे के वैसा, नीचे का आर वैसे के वैसा। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से आर से आर कैंसल, तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1 बाई 2। तो 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 ऑफ जी मतलब क्या बेटा जी बाई 2। अगर जी 10 पकड़ो तो 5, जी 9.8 पकड़ो तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाफ द डेप्थ। वही अगर आप सेंटर में पकड़ो, सेंटर में मतलब एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो कितना डेप्थ जाना पड़ेगा इक्वल टू आर रेडियस ऑफ अर्थ। अगर डी आर हो जाता है, डी आर हो जाता है तो डी इज इक्वल टू आर, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा बेटा डी आर, तो आर बाय आर 1, 1 माइनस 1 0, तो जी डी क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे सरफेस सेंटर में व्हाट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 0। यहाँ पे कितना है पूरा का पूरा जी, मतलब कहे तो भी यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बढ़ रहा है 0 से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज निकालना रहा तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity decreases as one moves below the surface of earth, the acceleration due to gravity decreases as one moves below the surface of earth। अगर आप नीचे नीचे जा रहे हो अर्थ के सरफेस में तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा आपकी कम कम। तो अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे बेटा? चेंज इन ग्रेविटी अपॉन ओरिजिनल ग्रेविटी। सो व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटी? सरफेस की ग्रेविटी माइनस डेप्थ की ग्रेविटी अपॉन सरफेस की ग्रेविटी, क्योंकि डेप्थ की ग्रेविटी कम है। तो ये आपको चाहिए बेसिकली, है ना। तो देखो इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे अपन, ये फॉर्मूला देखो, है ना। कैसे लिखेंगे? देखो जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी बाय आर। तो जी डी बाय आर क्या बनेगा आपका? जी माइनस जी डी। तो जी माइनस जी डी मतलब ये क्या बेटा? डेल्टा जी। सो व्हाट वुड बी डेल्टा जी बाय जी? डेल्टा जी बाय जी क्या हो जाएगा बेटा आपका? डी बाय आर। सो परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी हो जाएगा बेटा आपका डेल्टा जी बाय जी इंटू 100%, मतलब ही परसेंटेज ग्रेविटी हो जाएगा बेटा आपका डी बाय आर इंटू 100%। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा था डी कितना बेटा? आर बाय 2। परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी क्या हो जाएगा? देखो डी की वैल्यू आर बाय 2 अपॉन आर इंटू 100, तो आर से आर कैंसल, परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 ऑफ 100 मतलब कितना? 50%। तो 9.8 का हो जाएगा बेटा 4.9। ये आप निकाल सकते हैं ऐसा इस तरह से। क्लियर है? चलिए आपको एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन में यहाँ पे करवा देता हूँ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, मतलब क्या रिलेशन है कि अगर मैं उतना ही डिस्टेंस हाइट पे चले जाऊँ तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो रही है, और उतना ही डिस्टेंस डेप्थ में चले जाओ तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो रही है, इसके बीच का एक रिलेशन है ना। तो हमको यहाँ से ये तो पता चल गया भाई साहब कि चाहे आप धरती से ऊपर जाओ या धरती के नीचे जाओ, ग्रेविटी तो घटना ही है, ग्रेविटी तो घटना ही है, तो वेट भी घटना है क्योंकि मास तो वही रहेगा। तो वेट भी आपका क्या होगा बेटा? घटेगा ही। वेट भी क्या होगा बेटा आपका? घटेगा ही। सेंटर में क्या है? 0। इन्फिनिटी पे क्या रहेगा बेटा? एट इन्फिनिटी वो भी 0। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ग्रेविटी? तो वो कहाँ पे बेटा? ऑन द सरफेस। इसका ग्राफ भी अपन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले वो डेरिवेशन में आपको करवा देता हूँ, चलो ध्यान दो।
देखिए कि जैसे मान लो ये धरती है, ये धरती का सेंटर, और यहाँ से सरफेस से अगर हम h इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी h नहीं, डेप्थ x, इतना डेप्थ नीचे जा रहे हैं और उतना ही हाइट ऊपर अगर मैं गया, हाइट भी x, मतलब मान लो जो कुछ होगा 640 किलोमीटर नीचे, 640 किलोमीटर ऊपर, उतने ही हाइट पे गया और उतने ही डेप्थ पे गया, तो दोनों जगह जो g है वो क्या रहेगा बेटा, सरफेस से कम रहेगा। तो मुझे रिलेशन निकालना है कि x इतना डिस्टेंस नीचे gd और उतना ही डिस्टेंस x ऊपर gh रहेगा, तो gd और gh में क्या रिलेशन है, ये मुझे निकालना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? या फिर इससे अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं ऐसे निकाल लेता हूं, ये डेरिवेशन से अच्छा वो वाला कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये धरती है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ बेटा, सरफेस पे। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, ये सेंटर है, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो कुछ डिस्टेंस नीचे के जाने के बाद मेरा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटा, जीडी। और अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, है ना, कुछ डिस्टेंस ऊपर, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटा, जीएच। तो मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब कितनी, 9.8, तो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तभी भी वैल्यू कम कम होती जा रही है, और अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तभी भी वैल्यू कम कम होती जा रही है। तो ऐसा व्हाट इज द रिलेशन, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डेप्थ d एंड हाइट h, कि जहाँ पे gd इज इक्वल्स टू gh, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब कितना डेप्थ नीचे, अगर मान लो मैं डेप्थ d नीचे चला गया तो जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, तो उतनी ही वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितनी हाइट ऊपर रहेंगे, ये मुझे बताना है कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gd इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट h। मतलब अगर मैं डेप्थ d नीचे चला गया तो मेरी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो जाएंगे बेटा, g नहीं रहेंगे, उससे कम हो जाएंगे gd। तो उतनी ही वैल्यू जो कुछ होंगे 9.8 से मान लो 8 हो गई, तो वही 8 वैल्यू कितने हाइट पे जाने के बाद मुझे मिलेंगी, वो मुझे पता करना है। तो बेसिकली पता क्या करना है मुझे, gh इज इक्वल्स टू क्या, gd। तो gh का फॉर्मूला क्या है बेटा, g 1 माइनस ट्वाइस h बाय r, और d का फॉर्मूला क्या है बेटा, gd का g 1 माइनस d बाय r। तो देखो g से g कैंसिल, क्या मिलेगा, 1 माइनस ट्वाइस h बाय r इज इक्वल्स टू 1 माइनस d बाय r। तो 1 को उधर भेज दो, तो माइनस ट्वाइस h बाय r इज इक्वल्स टू 1 माइनस d बाय r प्लस 1। तो माइनस ट्वाइस h बाय r इज इक्वल्स टू माइनस d बाय r, r से r कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ट्वाइस h कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू, सॉरी, ट्वाइस h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, d। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, d इज इक्वल्स टू ट्वाइस h लिखो और h इज इक्वल्स टू d बाई 2 लिखो। h इज इक्वल्स टू d बाई 2, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मान लो मैं 100 किलोमीटर नीचे चला गया, 100 किलोमीटर नीचे चला गया, कितना किलोमीटर, डेप्थ कितना बेटा, 100 किलोमीटर, तो वो ट्वाइस h है, ट्वाइस h मतलब बेटा हाइट कितना हो जाएगा बेटा, 50 किलोमीटर। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर है, उतनी ही वैल्यू यहाँ से 100 किलोमीटर नीचे रहेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट 50 किलोमीटर इज इक्वल्स टू द 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। एट व्हाट हाइट h, है ना, एट व्हाट हाइट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेप्थ gd। कितना हाइट ऊपर, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। तो ये रिलेशन है उसके बीच का। मतलब अगर आप जितना किलोमीटर आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लो आप 50 किलोमीटर ऊपर गए तो 100 किलोमीटर नीचे आप जाओगे, तो आपको जितना यहाँ पे 50 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जीएच मिला है, उतना ही एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे मिलेगा आपको जेडी। दिस इज द रिलेशन, h इज d बाई 2। क्लियर है? तो एक बढ़िया से क्वेश्चन इसके ऊपर बनता था। नेक्स्ट अपन देखेंगे वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू लोकेशन। सी छोटा सा ये लोकेशन। तो देखो भाई साहब, ये है हमारी धरती, ये इक्वेटर है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है मान लेते, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है, और ये हो जाएगा इक्वेटर, और ये हो जाएगा बेटा सेंटर, इक्वेटर का सेंटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
अगर आप देखें गौर से तो अर्थ जो है वो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा रोटेट कर रही है बेटा। तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो इतने सालों से अर्थ रोटेट कर ही रही है, तो हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन इस जगह जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो मास बहुत दूर है। तो यहाँ पे m इतना बड़ा r स्क्वायर ओमेगा और यहाँ पे m छोटा r ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे m r ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे भी mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ का r बड़ा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा लग रहा है। तो अर्थ जो है ना वो स्लाइटली यहाँ से ऐसा फ्लैटन हो चुकी है, कैसा, और यहाँ से ऐसा थोड़ा बल्ज हो चुकी है। एक्चुअल में अर्थ जो है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पोल्स पे थोड़ा फ्लैटन हो गई है और यहाँ पे इक्वेटर थोड़ा बल्ज हो गई है। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा सेंटर से पोल का सेंटर से इक्वेटर का RE, ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेंटर से पोल का डिस्टेंस RP। तो RE जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू RP। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट कहाँ निकालूँ बेटा, इक्वेटर, तो मैं लिखूंगा GM अपॉन क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे RE स्क्वायर, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पोल मैं लिखूंगा बेटा GM अपॉन क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे RP स्क्वायर। अब देखो दोनों केस में GM तो सेम है, तो जो ग्रेविटी है वो दोनों जगह अलग अलग है। क्यों? क्योंकि रेडियस अलग अलग है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो GE बाई GP इज इक्वल्स टू RP बाय RE का स्क्वायर, या फिर लिख सकता मैं GP बाई GE इज इक्वल्स टू RE बाय RP का होल स्क्वायर, है ना भाई। GM कैंसिल हो जाएगा, है ना। GP बाई GE इज RP बाय RE का, GP बाई GE इज RE बाय RP का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि RE बड़ा है तो GP बड़ा होगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी RE बड़ा है ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, इधर भी न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्योंकि RE ज़्यादा है RP से तो GP ज़्यादा होगा बेटा GE से। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। जहाँ का रेडियस ज़्यादा वहाँ का G कम, जहाँ का रेडियस कम वहाँ का G ज़्यादा। मतलब यहाँ पे पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा ऑन द पोल्स इट इज़ ग्रेटर देन दैट एट द कहाँ पे बेटा, इक्वेटर पे। तो जो आपका वेट इक्वेटर पे भरेगा उससे ज़्यादा वेट, क्योंकि मास तो वही रहेगा आपका। वेट क्या होता है बेटा, वेट इट इज़ m इंटू जी। तो आपका मास तो दोनों जगह सेम भरेगा, पोल पे और इक्वेटर पे, लेकिन जो आपका वेट रहेगा वो अलग अलग भरेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और पोल और इक्वेटर पे अलग है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है बेटा एक्चुअली पोल का सेंटर से वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर, सरफेस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम द पोल वो फ्रॉम द सेंटर वो ज़्यादा है बेटा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द सेंटर। तो क्योंकि RE ज़्यादा है इसलिए RE रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा है इसलिए GE कम है, और RP कम है इसलिए GP ग्रेविटी एट दैट पॉइंट ज़्यादा है। तो आपका वेट यहाँ पे ज़्यादा भरेगा, यहाँ पे वेट कम भरेगा। वेरिएशन ड्यू टू लोकेशन। और लास्ट अपन देखेंगे वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है। देखो तो लास्ट पॉइंट जो डिस्कशन का है बेटा यहाँ पे, दैट इज वेरिएशन ऑफ acceleration due to gravity due to rotation of earth। मतलब क्या भाई साहब, देखो ध्यान दो, सोचो थोड़ा। जैसे मान लो ये अर्थ है, क्या हो गया, ये अर्थ, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये एक्सिस और ये इक्वेटर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो इंसान यहाँ पे है एट एन अल्टीट्यूड 5, ठीक है, तो ये वाले भाई साहब जो है ये इस सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। जो बंदा यहाँ पे लोकेटेड है अर्थ पे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल, कहीं तो भी बीच में यहाँ पे लोकेटेड है एट एन सर्टेन एंगल 5, ये भाई साहब अर्थ जैसे गोल गोल घूम रही है ऐसा, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घूम रही है। तो ये भाई साहब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो ऑब्वियसली। तो अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो इनका जो सर्कुलर मोशन का रेडियस है वो है छोटा r, ये बड़ा है बड़ा r, इसको नाम दे देंगे O, इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे बेटा B। तो OB जो है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ बड़ा r, और AB जो है दैट इज रेडियस ऑफ द रेडियस इन विच दैट ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि ये भाई साहब पे इधर लगेगा बेटा कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर।
एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर अगर इधर लगेगा तो इसका दो कंपाउंड्स बनेंगे बेटा, एक बनेगा इस दिशा में और एक बनेगा इस दिशा में, तो इसका तो हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा बेटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। ये हो गया ये कंपोनेंट, कौन सा, ये फोर्स जो है, फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है। और इस ऑब्जेक्ट को, इस बंदे को खींचा जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विथ एक्सीलरेशन कितना बेटा, जी। कितने से खींचा जा रहा है बेटा, जी से खींचा जा रहा है। यहाँ तक सब सीन क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बंदा यहाँ पे लोकेटेड है, इसके ऊपर दो फोर्सेस, दो लग रहे हैं बेटा फोर्सेस, एक लग रहा है बेटा इधर एम जी और एक लग रहा है बेटा इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा, नेट फोर्स, या फिर अगर आपको फोर्स नहीं लिखना है तो आप सीधा सीधा क्या लिखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखो, तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, ओनली आर ओमेगा स्क्वायर, फोर्स लिख रहा होगा तो हमें। तो ये बंदे पे जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखो जी तो लग रहा है अर्थ की वजह से, और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई लग रहा है बेटा किसके वजह से, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो जी नेट एक्सेलरेशन लग रहा है बेटा जी डैश, वो कितना है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, इतना लग रहा है बेटा नेट। और वो कहाँ लग रहा है बेटा, टुवर्ड्स अर्थ। अगर ये ज्यादा होता तो भाग जाता वो, है ना, और इतने फास्ट घूम गई कि सब भाग गए, है ना। वो भी अपने को देखना है कि एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट ओमेगा शुड द अर्थ रोटेट सो दैट वी विल फील वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब क्या, अपने को कोई वेट महसूस ही नहीं हो रहा है। अब अर्थ उस बंदे को खींच रही है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी से अपनी ओर, और एम आर ओमेगा स्क्वायर का कंपाउंड ये फोर्स है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज अ फोर्स। अगर आप सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें तो आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, लेकिन हमको ओमेगा का फॉर्म में चाहिए, रेडियस फॉर ओमेगा के फॉर्म में चाहिए। तो आर ओमेगा स्क्वायर इज द, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, सो नेट एक्सेलरेशन विल बी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं लिख सकता हूँ जी डैश, ये 9 और जी में यार बहुत ही काफला हो जाता है, जी, है ना, जी। तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा, देखो तो जी डैश इज नथिंग बट इक्वल्स टू जी माइनस, इस ट्रायंगल को गौर से देखो आप, ये वाला ट्रायंगल, ये है बेटा आर, ये है बेटा आर, और ये है बेटा आपका फाई। अगर ये फाई है तो ये भी फाई, अल्टरनेट एंगल से, ये फाई तो ये भी फाई, तो आपका ये भी फाई ही था, ये वाला फाई, बराबर। तो कॉस फाई क्या होगा, देखो कॉस फाई, मुझे आर और आर में रिलेशन चाहिए, ये 90 डिग्री हो गया बेटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि कॉस फाई इज नथिंग बट आर बाय आर। तो आर को क्या मैं लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ कॉस फाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर को क्या बेटा, कि आर कॉस फाई इंटू ओमेगा स्क्वेयर कॉस फाई। तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर cos square phi, and this is the net acceleration due to gravity acting on the object which is located at a distance phi, which is located at a distance phi, which is located at an latitude phi, altitude मतलब latitude जो है यहाँ का कितना बेटा, phi from the equator। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा, ये जनरल फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं पहला एट इक्वेटर, तो फाई क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। अगर फाई 0 डिग्री हो गया तो जी डैश नेट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जी जो ओरिजिनल वहां पे होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस जीरो इज 1, तो कॉस 0 1 का स्क्वायर बेटा 1, तो ये हो जाएगा बेटा इक्वेटर पे जी डैश हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर वेट आपको पूछा डब्ल्यू डैश, तो वो हो जाएगा बेटा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर, मतलब डब्ल्यू डैश हो जाएगा बेटा डब्ल्यू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर। सही बात है। अभी नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा कहाँ पे, अब देखो जी डैश कम हो गया आपका जी, एक्चुअली जी कितना था यहाँ पे इक्वेटर पे, यहाँ पे जी कितना था बेटा आपका, जी था। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इधर कितना था आपका यहाँ पे, जी। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना लगा बेटा यहाँ पे आपका आर ओमेगा स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप सबको अगर एम से मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे को, तो एम जी डैश इज नथिंग बट वेट, एम जी इज नथिंग बट एक्चुअल वेट, और एम आर ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट फोर्स है। तो इस तरह से वेट भी यहाँ पे चाहिए होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर कि एट पोल्स
फाइव क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। गाँव के बाहर चला गया क्या, नहीं ना, है ना, लिख रहा है ना गाँव में ही। हाँ, एट पोल्स ये लैटिट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, फाइव कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। तो अगर ये बंदे की बात करें तो ये कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तो इसमें कोई आर ओमेगा स्क्वायर फैक्टर आएगा ही नहीं। तो देखो फॉर्मूला भी लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 जीरो, जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, नहीं जीरो ही होता है। तो जी डैश कितना हो जाएगा बेटा जी, देयर इज नो आर ओमेगा स्क्वायर फैक्टर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो वेट रहेगा बेटा डब्ल्यू डैश दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू डब्ल्यू दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम जी। मतलब क्या मैं ये पूरे चर्चा से ये कह सकता हूँ बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम due to rotational effect at equator and it is maximum at poles because there is no rotational effect involved at pole। और यहाँ पे कहीं तो भी बीच में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं तो भी खेलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं तो भी खेलेगा, दैट्स इट, खत्म। अब अगर आपको ऐसा किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर इंसान इक्वेटर पे है, तो अर्थ ने ऐसा कितनी स्पीड से घूमना चाहिए ताकि उसको वेटलेसनेस महसूस हो, क्या महसूस हो, वेटलेसनेस। तो उसको वेटलेसनेस कब महसूस होगा, वी फील वेटलेसनेस, द ऑब्जेक्ट विल फील वेट लेसनेस व्हेन नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा जीरो, उसको कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट ही नहीं लग रहा है नेट। तो मान लो कि इक्वेटर पे धरती इतने जोर जोर से इतने फास्ट घूम रही, इतनी फास्ट घूम रही, इतना ओमेगा धरती का बढ़ गया कि ये आर ओमेगा स्क्वायर फैक्टर इतना हो गया कि वो जी के जितना हो गया बेटा, जी के जितना हो गया। अगर वो जी के जितना हो गया तो क्या होगा, जी डैश क्या हो जाएगा आपका जीरो। मतलब वो इंसान को वेट ही महसूस नहीं होगा, क्योंकि वेट क्यों महसूस होता है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस, मास तो है लेकिन नेट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ही नहीं इक्वेटर पे। तो हम वेटलेसनेस कब महसूस होगा बेटा, जब जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा जीरो। जी डैश जीरो मतलब क्या बेटा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा जीरो। ये इक्वेटर पे लिखा है इसलिए, अगर जनरल कंडीशन लिखता मैं तो लिखता जी डैश इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। लेकिन क्योंकि मैं स्पेसिफिकली इक्वेटर के बारे में लिख रहा हूँ कि भाई साहब अगर कोई इंसान इक्वेटर पे है और अर्थ कितने ओमेगा से घूमे फटाफट ताकि वो इंसान वेटलेसनेस महसूस हो। मतलब क्या कि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धरती उसको अपने और लगा रही है, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा है ताकि उसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन जीरो महसूस हो और उसको लगे ही नहीं भाई कि मैं धरती पे हूँ या उड़ रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा भी उससे ज्यादा ओमेगा से घूम गया तो आर ओमेगा स्क्वायर जी को ओवरकम कर जाएगा और इंसान उड़ जाएगा। देखो ना, वो देखो ना पिक्चर में कभी दिखाते हैं हीरो को सब तरफ से ऐसा घेर लेते, ऐसा हीरो ऐसा गोल फिरता स्लो मोशन में, तो सब ऐसे उड़ जाते, वो वाला सीन। तो क्या सीन रहेगा बेटा यहाँ पे, देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इसका मतलब क्या बेटा कि जी की वैल्यू, ये जी कम और कुछ अलग ज्यादा लग रहा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा अंडर रूट, ओमेगा हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, ओमेगा हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ जी बाय। तो आप ये निकाल सकते हो कि कितना वैल्यू है, तो है ना। आप क्या करना, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर टर्म जी 9.8 ले लेना और आर लिख देना बेटा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब ऊपर लिख देता हूँ 10 टू द पावर -6। तो ये जो कुछ वैल्यू आएंगी, मुझे पता नहीं कितनी वैल्यू आएंगी, तो जो कुछ वैल्यू आएंगी ये है ना, उससे आपको ओमेगा मिलेगा कि इतने ओमेगा से, इतने रेडियन पर सेकंड से अगर अर्थ घूमी तो भाई साहब सब तहस नहस हो जाएगा। और एक्चुअल कितना है अर्थ का ओमेगा, ओमेगा है अर्थ का 2 पाई बाय कितना टी, टाइम पीरियड टी कितना होता है बेटा आपका 86400 सेकेंड, मतलब लिख सकता मैं पाई बाय 43200 रेडियन पर सेकेंड। और फिर आप इस ओमेगा को और इस ओमेगा को कंपेयर भी कर सकते, ये एक्चुअल ओमेगा, ओरिजिनल ओमेगा, ये वो ओमेगा एक्स जो जिससे अपने को इक्वेटर वाले को क्या हो जाएगा बेटा वेटलेसनेस महसूस होगा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई एक इंसान है जो यहाँ से 45 डिग्री पे, वो कब वेटलेसनेस महसूस करेगा, तो आप लिखोगे जी डैश की वैल्यू 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। तो वो कब वेटलेसनेस महसूस करेगा, जब जी डैश 0, मतलब क्या जी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। तो वो वेटलेसनेस तब महसूस करेगा जब ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा √2g/r। तो वो कुछ अलग ओमेगा पे वेटलेसनेस महसूस करेगा। ये तो हमने इक्वेटर वाले की बात किया। आई गेस से मुझे क्लियर पता नहीं, ये 17 टाइम्स आता है कि अगर अर्थ अपने प्रेजेंट स्पीड से 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से घूमने लग जाए तो फिर हम वेटलेसनेस महसूस करेंगे इक्वेटर पे।
सबसे पहले तो अपन वेटलेसनेस इक्वेटर पे महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे मिनिमम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कहाँ पे? वहीं पे, तो वहाँ पे जीरो होने के चांसेस पहले, और बाद में फिर इवेंचुअली आ गया और ज़्यादा स्पीड अगर बढ़ी तो ये तो उड़ ही जाएंगे, और यहाँ के उड़ना मतलब पहले उड़ना यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर स्लो 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 यहाँ तक, ये तो उड़ेगा ही नहीं, बोलना इस सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं किसके ऊपर? वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन से भी हमारे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है, वेट पे फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली जी मतलब क्या, वेट मतलब क्या, एम जी, तो जी में फर्क पड़ा तो वेट में फर्क पड़ा, क्योंकि मास तो चेंज होने वाला नहीं है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बनते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जितने भी इफेक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ड्यू टू हाइट, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, पोल्स, इक्वेटर्स, डेप्थ, हाइट, वो सब लेने की मैंने यहाँ पे कोशिश किया हूँ। एक लास्ट बस यहाँ पे ग्राफ रह गया था कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ एंड हाइट, वो ग्राफ मैं आपको यहाँ पे बताता। अगर नहीं भी बताता तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जब अपन पढ़ेंगे उसके अंदर वो ग्राफ आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते कि कैसा क्या सीन है। तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिए ही नहीं ज़्यादा, थोड़ा एकदम सपोर्टिंग एक दो न्यूमेरिकल्स टाइम पास के लिए वहाँ के ले लिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि मेरा वही मोटो है कि पहले मैं पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पढ़ा दूँ आपको, और उसके बाद फिर अपने को एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो फिर कोई काम ही नहीं बाकी है। फिर हम जितने न्यूमेरिकल वीडियो, जितने भी अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स है, जितने भी न्यूमेरिकल वीडियो उनको बनाने हम उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फास्ट में अपन वो ग्राफ देख लेते। देखो 2 मिनट का ग्राफ है, एकदम बेसिकली सिंपल वाला ग्राफ है। यहाँ पे अपन प्लॉट कर लेंगे टुचुक, थोड़ा ज़्यादा इधर टुचुक हो गया लगता, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं पहले, और ये मिटने के बाद बना देते हैं ग्राफ यहाँ पे बढ़िया से मस्त, और ये ऐसा टुचुक। ठीक है, अब देखो भाई साहब, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ जी लिखेंगे अपन वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा डिस्टेंस आर। ठीक है, अब देखो ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे बना देता हूँ मैं अर्थ का ये सेंटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना? 0। सरफेस पे आर की वैल्यू कितना बेटा? कैपिटल आर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रहेंगी? बड़े आर से कम और 0 से ज़्यादा, और यहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर, और यहाँ पे फिर बाहर गाँव के बाहर आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेते कि आर की वैल्यू यहाँ पे 0 मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मान लेते हैं बेटा, ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है? आर इक्वल्स टू आर मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आर जो है ये कैपिटल आर से कम लेकिन छोटे 0 से ज़्यादा। यहाँ पे आर क्या है बेटा? ग्रेटर देन आर, और इधर फिर आर इज इक्वल्स टू का इन्फिनिटी की ओर अपन चले जाएंगे। तो आपको पता है व्हाट इज ये, मतलब बेसिकली ये जो इतना पार्ट हो गया ये वाला, ये क्या हो गया? अर्थ का डेप्थ हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? अर्थ के ऊपर का मतलब हाइट हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या? जीडी वाले कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्या बेटा? जीएच वाले कॉन्सेप्ट। क्या है जीडी का फॉर्मूला? जीडी का बताओ। जी 1 माइनस डी बाई आर, और जीएच क्या है बेटा? बेसिकली जी 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर लिखो, या फिर ये तो मत ही लिखो क्योंकि बहुत ही छोटी इसके लिए है। तो जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो डेप्थ वाइज है ना, जीडी का फॉर्मूला क्या है? जीडी का वैसे देखा जाए तो मतलब ग्रेविटी एट एनी डेप्थ डी, तो क्या लिखेंगे अपन? जीडी का फॉर्मूला हमने लिखा था 4/3 पाई आर रो जी, है ना, अगर आपको याद होगा तो देखो यहाँ पे 4/3 पाई रो जी सब कांस्टेंट है, तो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? यहाँ पे ये जो था आर माइनस डी लिखा था ना अपन ने डेप्थ के लिए, तो यहाँ पे डेप्थ के लिए क्या लिखा था अपन ने? आर माइनस डी, है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ से डिस्टेंस का, जो रेडियस है बेटा, जो रेडियस है सेंटर से, जो रेडियस है वहाँ से जी डी कैसा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब आर की वैल्यू आपकी 0 है, आर की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है, तो जी भी क्या है आपका बेटा? 0 है। जब आर का वैल्यू आपका कैपिटल आर हो जाएगा सरफेस पे, तो जी मैक्सिमम हो जाएगा बेटा आपका, और ये कैसा बढ़ेगा बेटा? लीनियरली। कैसा बढ़ेगा? लीनियरली। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो लीनियरली बढ़ रहा है इसलिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो जी एच इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, जी एच को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? जी एच इज इक्वल टू जी, ये आर अपॉन छोटा आर का स्क्वायर बेटा। छोटा आर मतलब ये आर प्लस एच ना, तो ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो छोटा आर है ये वेरिएबल है बेटा। छोटे आर की वैल्यू यहाँ पे बड़े आर से बढ़ते जा रही है इन्फिनिटी तक। तो जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट हाइट एच है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर,
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो लाइक दिस। तो देखो सरफेस पे जी कैसा है आपका, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, और वो कितनी है बेटा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जी इज इक्वल टू कितना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। डेप्थ में जैसे जैसे आप आर की वैल्यू कम करोगे, देखो ये सरफेस मतलब ये वाला बेटा, जैसे आप अंदर 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 आओगे और इस सेंटर पे आ गए तो जीडी बनेगा, और जीडी कैसे रहेगा बेटा, कम 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 होती जाएगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। जैसे आप सरफेस से ऊपर 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 जाओगे तब भी आपका जी कम 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 होती जाएगा, है ना। और हमने ये भी रिलेशन निकाला था कि जीडी और जी, है ना, जीडी और जी में क्या रिलेशन था, तो है ना कि दोनों कब हमारा जीडी और जीएच सेम होगा, तो क्या रिलेशन आया था, वो डी इज इक्वल टू ट्वाइस एच, आई गेस डी इज इक्वल टू ट्वाइस एच, ये रिलेशन आया था हमारा। मतलब जितनी हाइट है उसका 2 टाइम्स द डेप्थ पे जो जी रहेगा वही वो हाइट पे रहेगा, है ना। तो इस तरह से बेटा ये रिलेशन, ये ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया, किसके बीच का बेटा, जी वर्सेस आर। ये आर क्या है, ये आर इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट। तो जैसे जैसे अपन ऊपर यहाँ पे 0 है, तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, देखो इधर भी देखो, इधर भी देखो, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे जी नहीं बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा मैक्सिमम, यहाँ पे हो जाएगा बेटा मैक्सिमम जी एम अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 900। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे यहाँ पे देखो आगे बढ़ रहे तो देखो जी की वैल्यू कम 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 हो रही है, और फाइनली जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो दिस इज ग्राफ ऑफ जी वर्सेस आर। ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी पढ़ना है। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब पता है आपको क्या होता है, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली ही। एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। जाने तो बाद में पढ़ेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा आज का टॉपिक। अगले इसमें हमारा यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन आने वाला है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको तभी देखेंगे। अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना चाहो तो थोड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको प्यार से आराम से बढ़िया नए सिरे से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए, और स्लो क्यों ना हो लेकिन अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तब तक बाय।